हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेयर एक्ट फैक्ट्री। और आज हम अपनी एलएलपी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और अपने एलएलपी एक्ट की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आज हम हमारा पार्ट 11 है। अब तक हम 10 पार्ट यानी 10 वीडियो अब तक बना चुके हैं एलएलपी एक्ट के ऊपर, जिसके अंदर मैंने आपको एलएलपी का इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल, सेक्शन 1, सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3 से 6, सेक्शन 7 टू 10, सेक्शन 11 टू 13, सेक्शन 14, और कल की जो मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी दैट इज़ अबाउट जो है सेक्शन 15 टू 21, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है इस पूरे लेक्चर की, जो हमारा पार्ट 10 है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आप देखना बहुत ज़रूर जाके। उसके अंदर 15 टू 21 सेक्शंस मैंने अंदर कवर करवाए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एग्ज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अगर आप चाहे जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सीए का, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम में आप अपीयर हो रहे हो, तो अगर ये एक्ट आपके सिलेबस में है तो उन सेक्शंस के अंदर सेक्शन 15 टू सेक्शन 21 के अंदर से क्वेश्चन आना आना तो कंपलसरी है ही। तो चलिए गाइस, आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ ऑफ पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। अब तक जो हमने 3 चैप्टर्स पढ़े उसके अंदर तो कहानी ये थी कि अगर आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट यानी बनवा रहे हो तो आपको क्या क्या करना है और आप क्या क्या करोगे। चैप्टर 4 के अंदर हम बात ये करते हैं, चैप्टर 4 के अंदर, कि अब एक बार एलएलपी बन के तैयार हो गई, क्या हो गया, एलएलपी के अंदर आपने सब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए रजिस्ट्रार को, उसने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया। अब हर एक चीज़ पूरी हो चुकी है। अब आप जो है एलएलपी बन चुकी है, तो अब आपके रिश्ते कैसे होंगे और पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी जो उन्हें फुलफिल करनी होगी। मैंने आपको जब डेफिनेशन क्लॉज पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक एलएलपी एग्रीमेंट नाम की चीज़ होती है, जो एलएलपी एग्रीमेंट बनाया जाता है हर मतलब एलएलपी को चलाते टाइम पे पार्टनर्स के बीच में। और एलएलपी एग्रीमेंट हमारा कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 2 सब क्लॉज, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ओ में डिफाइंड है। मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ के अंदर हमारा जो एलएलपी एग्रीमेंट ने डेफिनेशन दी है। एलएलपी एग्रीमेंट कुछ नहीं होता, बस एक कागज़ होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर एक एलएलपी की जिम्मेदारियां, कि एलएलपी जो एक है, जो एक खुद लीगल एग्जिस्टेंस, मैंने आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि एक एलएलपी और उसके पार्टनर्स जो होंगे वो अलग अलग व्यक्ति होंगे। तो एलएलपी की क्या जिम्मेदारी रहेगी अपने पार्टनर्स के प्रति, और पार्टनर्स की जिम्मेदारी रहेगी एलएलपी के प्रति। और जो पार्टनर कम से कम मिनिमम 2 तो हैं ही, तो उन पार्टनर्स की आपस में क्या जिम्मेदारी होगी एलएलपी एग्रीमेंट हमें बताता है। तो चलिए गाइस, हम सेक्शन 22 से शुरू करते हैं। अब चलिए आइए, सेक्शन 22 कहता है एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर्स, मतलब कौन कौन पार्टनर होगा एलएलपी का जब एलएलपी बन जाएगी। तो अब क्या है, देखो, हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का बन चुके हैं कि कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर तो वो होगा जिसके नाम हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हैं या एलएलपी एग्रीमेंट ने बताए हैं। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, मतलब एलएलपी जिस दिन बन के तैयार हुई है उस दिन, द पर्सन्स हु सब्सक्राइब देयर नेम्स टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया था कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एक फॉर्म होता है, जैसे बैंक में आप एफडी करवाने जाते हो, बैंक में कोई अकाउंट खुलवाने जाते हो, तो एक जो फॉर्म मिलता है उसी टाइप से आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मिलता है। उसके अंदर आप कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्लाई करते हो। हाँ तो गाइज, तो जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो एलएलपी का जब इनकॉर्पोरेशन होगा, तो जिन व्यक्तियों ने अपने अपने नाम जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति, जो सारे के सारे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हैं, तो वो ही इसके पार्टनर्स होंगे। और कोई भी अदर व्यक्ति पार्टनर बन सकता है एलएलपी का बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी अग्रीमेंट। मतलब कि अगर मान लीजिए एलएलपी बनी है जिस दिन, जैसे इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हुआ है, तो उस टाइम में अगर ये पूछा जाए आपसे कि भैया इस एलएलपी के पार्टनर कौन कौन होंगे, तो आप सीधी सी बात ये बोलोगे कि भाई साहब इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट के अंदर जिन लोगों के नाम इन्होंने लिखे हैं वो सारे सारे पार्टनर्स होंगे, और जिनके नाम डेजिग्नेटेड पार्टनर लिखे हुए हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। अच्छा, और इसके अंदर एक बात और डालिए कि अगर बाद में, अब जैसे एक बार आपने लिख के दे दिया, उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर पार्टनर बन सकता है, जो पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया है कि कौन पार्टनर कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। कौन बनेगा भैया इनकॉर्पोरेशन वाले टाइम पे, जिसका नाम उसके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहा होगा। और जो है कोई भी व्यक्ति पार्टनर बनेगा एलएलपी का, वो एलएलपी एग्रीमेंट से बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 23, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का रिलेशनशिप कैसा रहता है, सेक्शन 23 इस बात को बताता है। ठीक है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। इस एक्ट ने अगर कुछ और बोला है तो ठीक है, नहीं तो जो जनरल रूल क्या है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर शैल 100% be governed by LLP agreement between the partner or between the LLP and its partner।
मतलब उनसे रिलेशनशिप का पूछा जाए, रिलेशनशिप मतलब कैसा, मतलब संबंध क्या होगा उन पार्टनर से। और पार्टनरशिप के संबंध से मतलब एक बात बताओ, सीधे से बात है, आपस में सब पार्टनर्स ही हैं, पर संबंध की क्या बात होगी, मतलब म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़, क्या अधिकार होंगे और क्या कर्तव्य होंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के और उसके पार्टनर के। मतलब जो है म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, एक तो एलएलपी की, कि भैया एल देखो सीधी सी बात ये है इसकी इंपॉर्टेंट केस, एलएलपी और पार्टनर और पार्टनर और पार्टनर, मतलब एलएलपी के और पार्टनर के, इन दोनों के बीच में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी एलएलपी की और क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी पार्टनर की, ये सब एलएलपी एग्रीमेंट से डिसाइड होगा। और ऐसे ही सेम चीज़ पार्टनर्स और पार्टनर्स के बीच में क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, वो सब पार्टनर ही आपस में अपने एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड करेंगे। मतलब जैसे क्या होगा कि एलएलपी को ये काम करना होगा, या पार्टनर को ये काम करना है, वो काम करना है, जो भी आपको डिसाइड करना है वो पार्टनर्स के एलएलपी का जो अग्रीमेंट होगा, ललपा जिसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं ललपा, तो वो ही डिटरमाइन करता है। तो क्या है, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ एलएलपी एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर शैल 100% बी गवर्नड बाय एलएलपी अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। मतलब जो अग्रीमेंट बनाया जाएगा पार्टनर्स के बीच में एलएलपी और पार्टनर के, वो सब रिलेशनशिप वही होगा। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, तो क्या कहता है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो एलएलपी अग्रीमेंट है, और अगर उसमें कोई चेंजेस बनाए जाते हैं वो सब के सब रजिस्ट्रार के सामने फाइल होंगे उस फॉर्म में और उस मैनर में और उस फीस के साथ जो बताई जाएगी। मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि भैया अगर आप अपना एलएलपी एग्रीमेंट बनाते हो, तो चलो आपने आपस में अपने वकील के साथ मिलकर बना लिया, तो अब एक बात तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपके अपने एलएलपी एग्रीमेंट में क्या है। तो आपको वो एलएलपी एग्रीमेंट रजिस्ट्रार साहब के सामने उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो बताएंगे, उस मैनर में, जिस तरीके से वो बताएंगे और उस फीस के साथ वो एलएलपी एग्रीमेंट आपको रजिस्ट्रार साहब के पास, उसकी एक कॉपी, एलएलपी एग्रीमेंट की कॉपी आपको रजिस्ट्रार साहब के पास सबमिट करवानी होगी। और अगर आप उसके अंदर कोई चेंज करते हो एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, तो वो भी चेंज आपको उसके अंदर आपको रजिस्ट्रार साहब के पास में दर्ज करवाना होगा। ये इंपॉर्टेंट ड्यूटी आपके ऊपर इम्पोज करी गई है। एज इन केस अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, तो वहाँ पर हमको इतनी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह देखने को नहीं मिलती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एलएलपी तो हमें सारे सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ का पालन करना पड़ता है। इसके आगे देखिए गाइस, इसके अंदर नोट्स की बात ये ऐसी रही, इसके अंदर बहुत ईजी सी बातें हैं। आप नोट्स के अंदर या तो मत लिखिए, क्योंकि बेयर एक्ट से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप जो मेरी बात को बातें बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत वर्ड्स को मार्क करके अगर हिंदी में भी लिख लेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगी। ऐसा कोई एज इट इज़ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस अब आपको रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करते रहोगे तो आपको सेक्शन वाइज एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसकी। तो आप नोट्स बनाने की ऐसे कोई हेडेक मत लो, बस इसमें मार्क कर लो, और अगर आपको लगता है तो अपनी लैंग्वेज में जो आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, सेक्शन 23 चल रहा है हमारा, उसका क्लॉज 3 क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट इज राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बिटवीन द पर्सन्स हु सब्सक्राइब देयर नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन एलएलपी प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर्स आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। सीधी सी बात ये बोली गई है कि जब आपने एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन करवा लिया, उसके बाद फिर आपको एग्रीमेंट वगैरह जो है रजिस्टर था आपके पास, वो सब सबमिट वमिट करवाना होता है, वो होता है। सपोज करो आप इनकॉर्पोरेशन करवा रहे हो आपने, पर उससे पहले इनकॉर्पोरेशन होने से पहले ही आपने, मतलब एलएलपी को एक लीगली रजिस्टर्ड होने से पहले ही आपने एक अग्रीमेंट बनवा लिया अपने और अपने पार्टनर्स के बीच में, ताकि भैया बाद में काम कम हो, आपने बनवा लिया, तो वो अग्रीमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि भैया एलएलपी थी ही नहीं तो आपने उस चीज़ का अग्रीमेंट बनवा लिया, कि एलएलपी तो भी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, एलएलपी जो है वो भी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, लेकिन उसका जो अग्रीमेंट है क्या वो एग्जिस्ट करेगा, क्या वो एग्जिस्ट करेगा अगर एलएलपी अब बन गई है, क्योंकि एलएलपी बनी नहीं है, आपने उससे पहले एग्रीमेंट बनवा लिया अपने हिसाब से जो भी है, तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा। तो भैया उसका एक ट्रिक इन्होंने बताई है, वो एग्जिस्ट वैसे तो नहीं करेगा, लेकिन जो है वो तब एग्जिस्ट करेगा, मतलब उस जो एलएलपी एग्रीमेंट है उसकी बाध्यता होगी, वो आपको वो माननी पड़ेगी, वो एक लीगल होगा तब जब सारे के सारे पार्टनर उसको स्वीकार कर लें, स्वीकार रेटिफाइड कर दें, यानी स्वीकार मतलब वैलिड कर दें, मतलब रेटिफिकेशन का मतलब जैसे मान लो वो एक उस एग्रीमेंट के अंदर एक लिख दें बात कि भैया हमारी एलएलपी आज फलाना तारीख को बन गई है और हमारा एग्रीमेंट एलएलपी बनने के पहले बना था, तो आज हम इस फलाना तारीख को जब हमारी एलएलपी बन चुकी है तो हम ये स्वीकार करते हैं कि यही अग्रीमेंट हम जारी रखेंगे, इसके अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सो दैट विल अमाउंट टू रेटिफिकेशन ऑफ दैट अग्रीमेंट। तो वो जो अग्रीमेंट है, अगर वो सारे सारे पार्टनर लिखित के अंदर ये स्वीकार कर लेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के बाद, तब जा करके वो अग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। मतलब जिसमें जनरल रूल ये है कि अगर मान लो, सबसे पहले बस आप इतनी बात सुनो, अब सब कुछ छोड़ो, मेरी बात सुनो। क्या बात है कि भैया अगर आप कोई एलएलपी अपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हो, रजिस्टर्ड करवाते हो, तो उसके बाद आपको एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाना होता है। तो कभी कभार क्या हो सकता है कि आप एलएलपी एग्रीमेंट को
आप एलएलपी अग्रीमेंट को एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन होने से पहले ही करवा लो, इनकॉर्पोरेशन होने से पहले ही करवा लो, ठीक है, एलएलपी बनने से पहले ही करवा लो। तो क्या वो एग्रीमेंट आप पे लागू होगा? क्योंकि वो एग्रीमेंट अब ऐसी चीज़ के लिए बनाया है, उस टाइम बनाया गया था जब एलएलपी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो कैसे आप किसी चीज़ का अग्रीमेंट बना सकते हो? अगर आज मैं किसी प्रॉपर्टी को बेचने खरीदने का अग्रीमेंट बनाता हूँ, अगर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो वो क्या उस एग्रीमेंट की महत्वता है? नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अगर एलएलपी बनी ही नहीं है, एलएलपी बनी ही नहीं है, आपने उससे पहले ही अग्रीमेंट बना लिया, तो क्या वो वैलिड होगा? हाँ, वो वैलिड होगा अगर सारे के सारे पार्टनर अपनी एक रेटिफाइड कर दें। रेटिफाइड कैसे? मतलब एक प्रोसीजर है, मतलब आप एक पेपर के ऊपर लिख के उसे नोटिस अटेस्ट करवा लो और उसमें लिख दो कि हम जो एग्रीमेंट, हमारा एलएलपी बनने से पहले जो हमने एग्रीमेंट बनाया था, हम उसे स्वीकार करते हैं और वो अब हम पे बाध्यता लगाएगा, मतलब अब हम उसके अनुसार चलेंगे। बस ये बात आपको लिख के किसी नोटिस अटेस्ट करवानी होगी। सो दैट विल अमाउंट टू रेटिफिकेशन, मतलब अब उसको वैलिडिटी मिल गई है। ठीक है, आई बात समझे? अब आर्टिकल 23 क्लॉज 4 क्या कहता है? इन दी एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट टू एस टू एनी मैटर। ठीक है, अगर कोई अग्रीमेंट, जैसे अब देखो सीधी सी बात ये है, मैंने आपको बताया अभी हमने क्या किसमें पढ़ा, सेक्शन 23 क्लॉज 1 के अंदर पढ़ा कि जो रिलेशनशिप होगा, रिलेशनशिप का मतलब कि आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगी। मतलब जो पार्टनर जो बने हैं, जो पार्टनर्स बने हैं, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ टूवर्ड्स एलएलपी, और आपस में उनकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होगी वो एलएलपी अग्रीमेंट बताएगा। बट एक बात बताओ, जैसे अब उसके अंदर आपने कोई काम धंधा शुरू किया, उसके अंदर लिखा है कि भैया माल तू लेके आएगा, क्लाइंट से तू मिलेगा, मार्केटिंग का काम तू करेगा, मैनेजमेंट का काम तू करेगा, तो कितने सारे काम होते हैं बिजनेस के अंदर वो करने होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अपन सारे के सारे काम एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर डालें, और डाल भी दें तो एग्रीमेंट कितना बड़ा हो जाएगा भैया, कितना बड़ा एग्रीमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हो क्या तुम? कितना बड़ा एग्रीमेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए सरकार ने अपने हिसाब से ही फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, मतलब फर्स्ट शेड्यूल, इसलिए शेड्यूल क्या होता है, जैसे एक एनेक्जर मतलब एनेक्जर नहीं समझोगे आप, मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे आपकी ऐसे मान लो मैथ्स है, मैथ्स की अगर आपने कभी सॉल्व करी होगी बुक, मैथ्स आपने ऑब्वियसली 10 तक पढ़ाई होगा, तो मैथ्स के अंदर क्या होता है, जैसे आप देखोगे पहले तो क्वेश्चन दे देते हैं सारे, और उनके आंसर उधर देने की बजाय सबसे पीछे पीछे डाले होते हैं, ताकि बुक उतनी बड़ी ना हो, सोल्यूशन उतना बड़ा ना हो, तो पीछे पीछे डाल देते हैं। तो पीछे एक तरीके से वो शेड्यूल हो गया, मतलब एक डिटेल हो गई जिसका एक इलेबोरेटेड फॉर्म पीछे दे रखा है। तो शेड्यूल क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या लिखा है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसे मान लो अब हमने एलएलपी की फॉर्म बना ली, हमने उस एलएलपी के एग्रीमेंट के अंदर ये बिल्कुल नहीं लिखा कि भैया माल को उठाएगा कौन, हमने ये बात लिखना भूल गए, या हमने ये लिखना भूल गए कि मैनेजमेंट कौन करेगा। क्योंकि बिजनेस में ऐसी चीज़ें होती हैं ना, कई कई तो हमें दिखता है कि भैया बिजनेस में ये काम पड़ेगा तो होगा, पर कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, तो वो तो यार इस काम के बारे में तो हमने लिखा ही नहीं एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, अब ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। तो डिस्प्यूट ना हो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी सरकार ने ही फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कुछ ड्यूटीज़ लिख दी हैं कि अगर उन मैटर के प्रति, जैसे मान लो इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर एक पॉइंट है कि कोई भी कि जो एलएलपी होगी उसके अंदर जो कमाई होगी, जैसे मान लो अगर एलएलपी 100 रुपया कमाती है और उसके अगर 4 पार्टनर हैं, तो हर एक पार्टनर को 25 रुपया मिलेगा, हर एक पार्टनर को 25 रुपया मिलेगा अगर 4 पार्टनर्स हैं। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सारे प्रॉफिट। लेकिन अगर आप चाहो तो अपने एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, मान लो किसी हो सकता है किसी पार्टनर ने 50 रुपया लगाया हो, मतलब किसी एक पार्टनर ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हो एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, तो भैया उसे तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलना ही चाहिए, जिस आदमी ने कम लगाया, ये तो सिंपल सा रूल जानते ही हो ना। तो कोई भी व्यक्ति चाहे, तो कोई भी एलएलपी चाहे तो अपने एक अग्रीमेंट के अंदर ये लिख सकती हैं, मतलब चेंज कर सकती हैं, उसके बारे में लिख सकती हैं कि भैया इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इसको इतना मिलेगा। अगर आप लिखना भूल गए तो उसमें बाय डिफॉल्ट रूल के लागू होगा कि अब वो प्रॉफिट जो है वो इक्वल बटेगा। चलो अब हम इसका फर्स्ट शेड्यूल देख रहे हैं तो आपको और क्लैरिटी होगी। देखो पहले क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट, अगर किसी मैटर पर अग्रीमेंट के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एंड द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इन द एलएलपी एंड द पार्टनर्स, मतलब म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर की और एलएलपी और उसके पार्टनर की म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज होंगी, शैल 100% डिटरमाइन होंगी, बताई जाएंगी प्रोविजंस जो उस मैटर के बारे में फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है वो उससे डिसाइड होंगी। अब देख लेते हैं फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है। देखो आ गया ना फर्स्ट शेड्यूल। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा है, तो फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 23 क्लॉज 4 हमने पूरा पढ़ा था ना, सेक्शन 23 क्लॉज 4 के अंदर क्या लिख रहा है। देखो प्रोविजंस, कुछ प्रावधान बताए गए हैं उन मैटर के बारे में जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है पार्टनर के, एलएलपी के या उसके पार्टनर के, जो एप्लीकेबल होंगे अगर कोई एग्रीमेंट उसके खिलाफ नहीं है, उस मैटर के ऊपर अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, एब्सेंस है एग्रीमेंट का, तो क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे वो लिखा है। देखो क्या लिखा है, देखो द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड म्यूचुअल राइट्स एंड एलएलपी एंड इट शैल बी डिटरमाइन 100% डिटरमाइन करे जाएंगे एलएलपी एग्रीमेंट द्वारा। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर इसके प्रोविजन लागू होंगे। क्या होंगे देखो, पहला क्या प्रोविजन होगा, क्या लगा अधिकार होगा, हर एक पार्टनर जो है एलएलपी का उसे इक्वली कैपिटल मिलेगा प्रॉफिट में और लॉसेस में पार्टनरशिप का। मतलब अगर फर्म को 100 रुपये का फायदा होता है तो 25 बटेगा, अगर 4 पार्टनर है तो 25 रुपये प्रत्येक को बटेगा। अगर 100 रुपये का लॉस होता है तो 25 रुपये हर एक पार्टनर लॉस को कंट्रीब्यूट करेगा, लॉस को झेलेगा। आई बात समझ में।
थर्ड क्या है, द लिमिटेड लायबिलिटी शैल इंडेमनीफाई पार्टनर। ठीक है, अगर मान लो फर्म का कोई काम है जो पेमेंट फर्म द्वारा करा जाना था लेकिन पार्टनर ने अपने पास से कर दिया, इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी, एलएलपी को चलाते समय, एलएलपी का बिजनेस करते समय, ऑर्डिनरी बिजनेस करते समय कोई पेमेंट था जो फर्म को करना था, पार्टनर ने कर दिया, तो एलएलपी वो पेमेंट पार्टनर को पे करेगी। और अगर, या फिर उस केस के अंदर कि भैया एलएलपी के बिजनेस को बचाने के लिए, सपोज करो जैसे मान लो आज माल को मुझे ए जगह से बी जगह तक पहुंचाना है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है, अचानक से क्या आ गई, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अब मैं सोचूं यार अब ये माल तो पहुंच नहीं पाएगा, तो इसको मुझे स्टोर करवाना होगा। अब एलएलपी से कांटेक्ट हो, पैसा आए, जब तक मैं क्या करता हूँ, माल को उठा के किसी एक स्टोर हाउस लेता हूँ किराए के ऊपर और अपने पास से पेमेंट करके वो ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक होता है बिजनेस करते समय, जैसे मुझे माल पहुंचाना है तो मैं माल पहुंचाते टाइम अगर कुछ पेमेंट होता है तो मैंने कर दिया, तो फिर मैं एलएलपी से ले सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया, अपना कोई बिजनेस नहीं है, एलएलपी ने मुझे बोला नहीं है कि तुझे अपने स्टोर कोल्ड हाउस लेके कोई स्टोर करना है उस माल को, लेकिन मैं अपनी इच्छा से करता हूँ क्योंकि भैया मुझे उस माल को बचाना है, नहीं तो वो माल खराब हो जाएगा बारिश के अंदर, बारिश इतनी तेज है। तो फिर मान लो तो क्या एलएलपी मुझे पे नहीं करेगी, तो भैया एलएलपी मुझे पे करेगी कोई भी चीज़ ज़रूरत था करना एलएलपी की बिजनेस या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। बिजनेस कैसे खराब होता, माल पार्टी को नहीं मिल पाता, और प्रॉपर्टी कैसे खराब होती, वही जो एलएलपी का माल है वही खराब हो जाता बारिश के अंदर। तो हर एक क्या सॉरी क्या था, एलएलपी शैल 100% इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई का मतलब है पैसा देना, बस सीधी सी बात आप मान लो पैसा देना, वैसे क्षतिपूर्ति होता है, इतने डिटेल में जो पैसा देना, पैसा देगी हर एक पार्टनर को उन सारे पेमेंट के माध्यम, वो सारे पेमेंट का मतलब उस सारे पेमेंट का पैसा देगी जो पार्टनर ने बनाया है और पर्सनली पे किया है, ऑर्डिनरी प्रॉपर जब बिजनेस कर रहा था तब, या कुछ भी ऐसा करते समय जो बहुत ज़रूरी था करना एलएलपी के बिजनेस को और एलएलपी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। ठीक है, बहुत मतलब एक तरह की ड्यूटीज़ हैं, अब आप समझ रहे हो ना ड्यूटीज़ कैसे। अच्छा फिर क्या है, हर एक पार्टनर, एवरी पार्टनर शैल 100% इंडेमनीफाई, मतलब वही कंपनसेट करेगा, मतलब इंडेमनीफाई को एक ऐसा भी लिख लो, कंपनसेट करना, कंपनसेट करना, कंपनसेट करना, एलएलपी को कंपनसेट करेगा उस सारे लॉस के लिए जो एलएलपी को हुआ है उसके फ्रॉड जो उसने बिजनेस में करा है। मान लो एलएलपी का वो बिजनेस चला रहा है, उसने बिजनेस में क्या करा, कोई फ्रॉड कर दिया किसी व्यक्ति के साथ, और फ्रॉड करने से, जैसे अब उसने मान लो फ्रॉड कर दिया, एक बार को तूने उस आदमी को लूट लिया, अब सामने वाले आदमी ने एलएलपी के ऊपर केस फाइल करा कि भैया एलएलपी ने मुझे ठग लिया, तो एलएलपी को एक बार को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। तो भैया एलएलपी ने थोड़ी, एलएलपी खुद के हाथ पैर तो है नहीं काम करेगी, उसके पार्टनर ने फ्रॉड किया ना, तो जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया वो उसको पे करेगा, उस फ्रॉड का जो नुकसान हुआ है एलएलपी को वो भरपाई करेगा। हर एक पार्टनर, फिर क्या कहता है, हर एक पार्टनर मैनेजमेंट में एलएलपी के पार्ट ले सकता है, हर एक पार्टनर कोई भी हो ले सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टनर, उसे पैसा नहीं मिलेगा एंड ट्रेनर, अरे बोलोगे सर क्या यार पैसे के लिए तो काम कर रहा है पैसा ही नहीं मिल रहा, मतलब रिम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी। जैसे मान लो आज मैं धंधे वाला आदमी हूँ, मैं आज अपनी किराने की दुकान लेके बैठा हूँ, तो ये थोड़ी है कि मैं अपनी किराने की दुकान से 15,000 रुपये महीने निकाल रहा हूँ कि भैया ये तो मेरा तनख्वाह है, जैसे मैं एक बैठा हूँ, एक नौकर बैठा था कि नहीं बैठा था, अब मैं बैठा हूँ, तो तनख्वाह थोड़ी लेता है कोई मालिक, कोई मालिक सोचता है कि मेरा माल बिक रहा है, वो बिक रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो मेरा है, जो मैं अपना धंधे से मुनाफा कमाऊंगा, क्या कमाऊंगा, मुनाफा, दैट इज माइन, वो मुनाफा मेरा है, ना कि कोई सैलरी थोड़ी ले रहा हूँ कि भैया मैं तो महीने की इतनी लूंगा, अब चाहे सारा बिजनेस घाटे में जाए बर्बाद हो मुझे नहीं। तो हर एक पार्टनर जो है उसे किसी भी तरीके की तनख्वाह नहीं मिलेगी बिजनेस के अंदर, या मैनेजमेंट करते समय एलएलपी की कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, बस जो एलएलपी जो उससे प्रॉफिट हो रहा है बस वो लेगा वो। ठीक है, अच्छा फिर क्या है कि कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति पार्टनर नहीं बनाया जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्ट पार्टनर। मान लो जैसे किसी अगर एलएलपी के अंदर 4 पार्टनर हैं तो चारों को अपनी कंसेंट देनी होगी कि ये जो नया व्यक्ति एक्स नाम का व्यक्ति हमारे पार्टनर बनना चाह रहा है वो बने। ठीक है, एक और क्या है 8, any matter or issue relating to the LLP shall be decided by a resolution passed by a majority in number of partner, and for this purpose each partner shall have one vote. However, no change may be made in nature of business of the LLP without the consent of all the partners. अब आप 8 को ऐसे स्टार मार्क करो और मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो किसी चीज़ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, मतलब किसी चीज़ पर लड़ाई हो रही है पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर ने किसी एक पार्टनर ने बोला कि इस काम को मैं एक्स तरीके से करूँगा, मतलब एक्स तरीका, मतलब इस तरीके से करूँगा, दूसरा पार्टनर कह रहा है भैया ये तो वाई तरीके से होना चाहिए काम, मतलब दूसरे तरीके से होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन पास कैसे करेंगे, मतलब एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि ये काम एक्स तरीके से होना चाहिए या वाई तरीके से होना चाहिए। अब जितने जैसे 4 पार्टनर हैं तो 4 पार्टनर उसे अपनी मेजोरिटी से डिसाइड करेंगे, देखेंगे मेजोरिटी किसके पास ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा अगर जिसके पास मेजोरिटी ज़्यादा होगी वो पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और इस पर्पज़ के लिए हर एक पार्टनर के पास एक वोट होगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक पार्टनर 2 बार वोटिंग कर रहा है, हर एक पार्टनर केवल एक बार ही वोट कर सकता है और उसका वोट एक ही गिना जाएगा।
अच्छा, अब अगर बोलोगे सर अगर इक्वल है और इक्वल इक्वल बढ़ गए तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसने उस चीज़ को नहीं लिया है अंटे में। उसके अंदर फिर ये, अगर आपको ज़्यादा डिस्प्यूट लग रहा था आप कोर्ट जाओ या एलएलपी बंद कर दो, जो भी है, बस सीधी सी बात है, आपको सुलझाना पड़ेगा, बस इसके अंदर एक छोटी सी बात डाल दी है, ठीक है। लेकिन कोई भी चेंज नहीं बनाया जाएगा अगर आप नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो, जब तक सारे के सारे पार्टनर हाँ ना बोल दें। मान लो जैसे सपोज करो, नेचर ऑफ बिजनेस का पहले मतलब समझो, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। सपोज करो आज मैं कपड़े का बिजनेस लेके बैठा हूँ, किसका लेके बैठा हूँ, क्लोथ्स का बिजनेस लेके बैठा हूँ। एलएलपी जो मैंने खोली है क्लोथ्स के बिजनेस को बेचने के लिए खोली है, ठीक है, क्लोथ्स में बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा मन कर जाए, हम पार्टनर मेरे से एक दो पार्टनर का, यार क्लोथ में तो कमाई नहीं है, हम ऐसा करते हैं किराने का काम कर लेते हैं, किराने का। अब हमारी एलएलपी किराना बेचेगी, तो आप क्या कर रहे हो, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो। नेचर ऑफ बिजनेस कैसे, पहले कपड़े का था, अब आप कपड़े से किस पे जा रहे हो, किराने पे जा रहे हो, किराने पे जा रहे हो, ठीक है। अब आप क्लोथ से किराने के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक है। तो जो है किराने उस पर क्लोथ सब आप उस पर हो रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि भैया चार पार्टनर हैं तो उनमें से तीन ने बोल दिया कि हाँ बदल लो और एक ने बोला मत बदलो तो बदल जाएगा, नहीं। सारे के सारे पार्टनर्स को कंसेंट देनी होगी कि हाँ हम नेचर ऑफ बिजनेस बदल रहे हैं, तभी नेचर ऑफ बिजनेस बदला जाएगा। और जो ऑर्डिनरी मैटर होंगे नेचर ऑफ बिजनेस के अलावा, जैसे नॉर्मल होंगे एक्स तरीके से वाई तरीके से, तो वो आप मेजोरिटी डिसाइड कर सकते हो। बट आप नेचर ऑफ बिजनेस को बदलना इज दैट विल कैन नॉट बी डिसाइड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर। उसके लिए आपको कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर नेसेसरी है, ठीक है। अच्छा, नाइन्थ क्या कहता है, एवरी एलएलपी शैल एंश्योर दैट डिसीजंस टेकन इट बाय विद इन 30 डेज ऑफ टेकिंग डिसीजन कैन मेंटेन एज रजिस्टर्ड ऑफिसर। देखो, रिकॉर्डेड इन द मिनट्स, इसको आप हाईलाइट कर लो। रिकॉर्डेड इन द मिनट्स होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है। जैसे सपोज करो आज कंपनी बैठी, आज मैंने कोई निर्णय लिया, कंपनी के अंदर हमने बैठ के या सरकार ने कोई निर्णय लिया, तो एक अधिपत्र में सरकार ने आज राज्य सरकार द्वारा फलाना के द्वारा सरकार ने निर्णय लिया कि अब से ये होगा, अब से ये होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो कंपनी ने, जो एलएलपी ने निर्णय लिए हैं, उनको आप एक पेपर के ऊपर लिखा जाएगा कि एलएलपी ने आज फलाना तारीख को ये निर्णय लिया, ये निर्णय लिया, ये निर्णय लिया। और वो पेपर के ऊपर लिखने के लिए एक व्यक्ति बिठाया जाएगा, एक व्यक्ति होगा जो उसको लिखेगा, या खुद लिखो अपने कैसे भी, पेपर के ऊपर लिखो कि आज आपकी मीटिंग में क्या क्या हुआ, जो डिसीजन आपने एक मीटिंग के अंदर लिए वो आपने क्या क्या लिए। तो वो कब तक बनाया जाएगा, जैसे मान लो आज 1 जनवरी को हमारी मीटिंग कंप्लीट हो गई, तो ऐसा तो है नहीं भी तुरंत बन जाएगा, ठीक है। 1 जनवरी को मीटिंग कंप्लीट हो गई तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको उसके बारे में बनाया जाएगा और रजिस्टर्ड ऑफिस में, जो आपका एलएलपी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी फाइल के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो ना, 1 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमने ये डिसीजन लिए, 15 तारीख को जो मीटिंग हुई थी हमने उसमें ये डिसीजन लिए, तो ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। बस थोड़े से और पॉइंट हैं। 10th क्या है, देखो, हर एक पार्टनर, थोड़ा और बड़ा करूँ, हाँ, ईच पार्टनर शैल मतलब 100% रेंडर, रेंडर मतलब प्रदान करेगा, इसको आप हिंदी में लिख लो, प्रदान करेगा, प्रदान करेगा, प्रदान करेगा क्या, ट्रू अकाउंट्स और सारी इंफॉर्मेशन जो किसी भी एलएलपी से रिलेटेड है, किसी भी एलएलपी को अफेक्ट करती हैं उस पार्टनर को और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। मतलब एलएलपी के अकाउंट्स क्या चल रहे हैं और एलएलपी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो एलएलपी से रिलेटेड है वो किसी भी पार्टनर को देगा, किसी भी लीगल, मतलब मान लो आज 4 पार्टनर हैं, एक पार्टनर बोले, जैसे मान लो हो सकता है वो अकाउंट हैंडल नहीं कर रहा हो, दूसरा पार्टनर अकाउंट हैंडल कर रहा हो, तो एक पार्टनर उससे कह सकता है कि भाई मुझे एक बार अकाउंट की कॉपी निकाल के दे कि अकाउंट क्या चल रहा है, मैं देखूँ तो सही एलएलपी कितना कमा रही है, क्या प्रॉफिट में जा रही है, घाटे में जा रही है, क्या हो रहा है, मैं देखूँ तो सही, ठीक है। तो वो नहीं कह सकता भैया तू क्यों मांग रहा है, तू कौन होता है, तू नेता बन रहा है मेरा, नहीं, तुझे देने ही पड़ेंगे क्योंकि ये तेरी ड्यूटी है देना। आई बात समझ में। 10th क्या कहता है। अब 11th क्या कहता है, इफ अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ एलएलपी कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज कंपीटिंग विद एलएलपी ही मस्ट पे ओवर टू। अब देखो सीधी सी बात ये है, जैसे मान लो एक एलएलपी है, एक कपड़े का अपना धंधा कर रही है, क्लोथ का ही धंधा एक एलएलपी कर रही है अपने सामने, इसका एक पार्टनर क्या करता है, उसका जैसे उसके सामने घर है, अब अपने घर में क्या करता है, एक कपड़े की दुकान और डाल लेता है, वो सोचता है कि मैं भी कमा लूँ। अब वो इस एलएलपी के कंपटीशन में, मतलब एलएलपी भी है ये भी है, दोनों एक जगह काम करके पैसा कमा रहे हैं, और वो जो व्यक्ति जो कमा रहा है वो इस एलएलपी का पार्टनर है, पार्टनर है। और करते करते क्या हुआ, जो उसने बेनिफिट कमाया, कि मतलब जो कस्टमर यहाँ आ रहे थे वो जो यहाँ गए, मतलब जो भी इसने बेनिफिट कमाया, कब, बिजनेस करते समय, सेम नेचर का, सेम नेचर जो बिजनेस एलएलपी कर रही है वही बिजनेस तू कर रहा है, और कंपीट करते हुए, कंपीट मतलब एलएलपी कर रही है, एलएलपी कंपटीशन में, मतलब जिस एरिया में एलएलपी कर रही है उसी एरिया में तू भी कर रहा है और सेम नेचर का बिजनेस कर रहा है, दोनों चीज़ होगी तब एलएलपी के साथ, तो तुझे जो तूने वो प्रॉफिट कमाया है वो तुझे एलएलपी को देना ही होगा जो तूने अपने उस धंधे में कमाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो कोई पार्टनर है क्लोथ का बिजनेस कर रहा है एलएलपी में, लेकिन उसने क्या करा, अपना उसका नहीं निकल रहा होगा खर्चा पानी, तो उसने क्या करा, किराने का स्टोर भी डाल लेता है अपने उसी एलएलपी के सामने, क्योंकि घर उसका उधर ही है। तो ऐसा नहीं कि अब उसमें भी उसे पे उसे देना पड़ेगा प्रॉफिट, बल्कि
अगर वो सेम नेचर का बिजनेस करता है जो एलएलपी कर रही है और एलएलपी के साथ compete करते हुए एलएलपी वाले एरिया में करता है, अब वो सोचे यार मैं तो कोई दूसरी जगह कर लूँ, तो कर ले भैया आराम से, लेकिन अगर तू एलएलपी के compete करते हुए करेगा तो तुझे जो प्रॉफिट कमाएगा वो तुझे एलएलपी को देना ही होगा, ठीक है। अब क्या कहता है 12, एवरी पार्टनर शैल अकाउंट टू द एलएलपी फॉर एनी बेनिफिट डिराइव्ड बाय हिम विदाउट कंसेंट। अच्छा हाँ, विदाउट कंसेंट का पॉइंट है, अगर एलएलपी कंसेंट दे दे तुझे कि हाँ तू कर, तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, एलएलपी ने खुद ही बोल दिया तू कर, तो भाई कर भाई। अगर कोई पार्टनर एलएलपी की बिना कंसेंट के अंदर कोई भी बेनिफिट लेता है एलएलपी से, मतलब कोई बेनिफिट लेता है किसी भी ट्रांजेक्शन से जो एलएलपी से रिलेटेड है, या कोई भी नाम लेकर के उसकी प्रॉपर्टी नेम बिजनेस कनेक्शन ऑफ एलएलपी, तो उसे वो बेनिफिट पे करना होगा एलएलपी को। इसमें शेल अकाउंट को लिख लो पे करना, ऐसे, ठीक है। अब क्या है देखो, एक से एग्जाम्पल समझो। आज मान लो मैं एलएलपी की एक फर्म में पार्टनर हूँ, क्या हूँ, पार्टनर हूँ, ठीक है। एलएलपी का बहुत अच्छा नाम हो गया मार्केट के अंदर। अब मैं गया किसी बिजनेस कनेक्शन, मतलब किसी भी एक बड़े बिजनेस के पास, मैंने यूँ बोला भैया मैं एलएलपी फलाना फलाना चलाता हूँ, उसमें पार्टनर हूँ। तो बोले यार आपकी तो बहुत अच्छी रेपुटेशन है। तो बोले भैया आप ऐसा करो, मुझे लोन दे दो प्लीज़, मुझे क्या थोड़ा अपने एक्सपेंस के लिए चाहिए, मुझे पर्सनल लोन चाहिए, एलएलपी के लिए नहीं, मुझे मेरा पर्सनल लोन चाहिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है। अच्छा, अब जो व्यक्ति जो उसे लोन दे रहा है वो ऑर्डिनरी 9% की इंटरेस्ट पर लोन देता है, 9% की इंटरेस्ट पर, लेकिन आप गए आपने एलएलपी का नाम यूज़ करा तो उसने आपको 6% का पे लोन दे दिया। तो आपने अपना पर्सनल लोन लिया है और आपको कितने का बेनिफिट हो गया, 3% का बेनिफिट हो गया। तो ये जो बेनिफिट आपको हुआ है ये आपको एलएलपी को रिटर्न करना होगा। अब ये बहुत प्रैक्टिकल बात हो जाती है कि सर वो आदमी क्यों करेगा, वो होता है, ऐसा कोई पूछता भी नहीं, हाँ चल ठीक है तूने फायदा ले लिया, बट रूल क्या कहता है कि आपने जो बेनिफिट एलएलपी का नाम इस्तेमाल करके लिया है वो बेनिफिट आपको एलएलपी को वापस देना होगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप एलएलपी का बिजनेस कनेक्शन, एलएलपी का नाम, एलएलपी की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। किसके लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए, क्योंकि ऐसा क्या होगा फिर खेचातान मच जाएगी। एलएलपी के लिए तो कोई काम करेगा नहीं, बस ये होगा कि एक बार एलएलपी खोल लो, उसकी रेपुटेशन अच्छी बना लो, फिर अपने मतलब के लिए उसे यूज करते रहो और खाली कर दो। इसलिए सरकार ने ये प्रैक्टिस, ये मतलब ये रूल बनाया है। बस दो और हैं। नो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर कैन एक्सपेल एनी पार्टनर अनलेस अ पावर टू डू इज कन्फर्ड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। सीधी सी बात है, मान लो 4 पार्टनर हैं, एलएलपी चला रहे हैं बढ़िया। अब इसके अंदर क्या हुआ, फूट पड़ गई, क्या पड़ गई, फूट, मतलब 3 पार्टनर तो एक जगह हो गए और एक पार्टनर बेचारा अकेला रह गया। अब इन तीनों ने मिलकर यूँ बोला कि भैया हम चाह रहे हैं कि तू इस एलएलपी को छोड़ दे। तो हम सब तीनों मिलके एक रिजोल्यूशन, मतलब मैं बताता हूँ रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। हमने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि इस व्यक्ति को पार्टनरशिप से निकाल दिया जाए। तो क्या तो तुझे निकलना ही पड़ेगा। तो इसके उस बेचारे के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अगर फूट हो तो ऐसा कुछ ना हो। तो इसलिए यूँ बोला है कि कोई भी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, चाहे कितनी भी मेजॉरिटी एक हो जाए, चाहे एक अकेला रह जाए, चाहे चाहे मतलब 10 एक साथ मिल जाए, चाहे 100 एक साथ मिल जाए, आप किसी भी व्यक्ति को, एक पार्टनर को भी नहीं निकाल सकते एलएलपी से, जब तक कि ये शक्ति इसमें लिखना आप, पावर का मतलब है शक्ति, जब तक ये शक्ति आपको ना दी गई हो एक्सप्रेस अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। मतलब अगर एलएलपी अग्रीमेंट ये बात कहता है, एलएलपी अग्रीमेंट ये आपसे कहता है कि भैया किसी भी पार्टनर को एलएलपी से निकाल दिया जाएगा अगर एक मेजॉरिटी से निर्णय लिया जाता है कि इस पार्टनर को निकाल दिया जाए, तो ठीक है आप निकाल दो। लेकिन अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आप किसी भी पार्टनर को एलएलपी से नहीं निकाल सकते किसी भी मेजॉरिटी के आधार पर, ठीक है। मैंने आपको बताया था फूड के लिए। ऑल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर अराइजिंग आउट ऑफ एलएलपी अग्रीमेंट which cannot be resolved in terms of such agreement shall be referred to arbitration as per of the Arbitration and Conciliation Act 1996। इसके अंदर क्या बोला है, अगर मान लो एलएलपी अग्रीमेंट है, उसके अंदर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, मतलब जैसे ए पार्टनर ने बोल, जैसे 4 पार्टनर थे तो उसके अंदर 2 पार्टनर थे, जैसे एक को एक्स काम करना था और बी को वाई काम करना था। अब क्या हुआ, ए जो था वो एक्स काम नहीं कर रहा था, तो बी ने उससे बोला यार तूने एग्रीमेंट के अंदर लिख के दिया है कि तू एक्स काम करेगा, बट तू एक्स काम क्यों नहीं कर रहा, एक्स काम को क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। अब वो बोले तू भी अपना वाई काम नहीं करता है, मतलब इस तरीके से मान लो किसी न किसी बात पे इन पे लड़ाई हो गई, किसी न किसी बात पे लड़ाई हो गई और एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर उसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर सारी बातें लिखी होती हैं, बट एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर और ये ऊपर के हमने जितने प्रोविजंस पढ़े इसके अंदर वो अपने जो मैटर्स हैं, अपने जो समस्याएं हैं उनको नहीं सुलझा पा रहे हैं, नहीं सुलझा पा रहे हैं। तो वो अपने डिस्प्यूट को कहाँ ले जा सकते हैं, सबसे पहले लिया जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट टाइम 100% कहाँ लिए जाएंगे सबसे पहले, ऐसा नहीं कोर्ट पहुंच जाओ तुम, नहीं, तुम आर्बिट्रेशन के लिए जाओगे, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अंदर। आर्बिट्रेशन एक होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। आउट ऑफ कोर्ट मतलब कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि हम जैसे कोर्ट में ना जाके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात को सुलझा लें। तो एक आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप जाके फिजिकली, जैसे अब होता है, अभी बताओ कोर्ट के अंदर जाओगे, वकील करोगे, वो भी अपना वकील करेगा, जज सुनेगा, ये करेगा, तो आप क्या करोगे, आर्बिट्रेशन में जाओगे। आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है, आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर होता है, एक नॉर्मल आदमी होता है, आप उससे कहते हो कि भैया ये बात हो गई है, तो वो क्या करेगा आपके साथ मिलके उस
मैटर को सुलझाएगा, क्या करेगा, आपके साथ मिलकर उस मैटर को सुलझाएगा, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन एक तरीके से एक फैमिलियर टर्म होता है, मतलब कोर्ट से हल्का ही पड़ता है, ठीक है, लेकिन आपका मैटर सुलझ जाएगा, मतलब कोर्ट से जितनी माथापच्ची कोर्ट में उतनी आर्बिट्रेशन में नहीं है। तो आप अपने डिस्प्यूट को सबसे पहले आर्बिट्रेशन के अंदर लेके जाओगे। अब आप बोलोगे सर आपने इतनी बात पढ़ाई तो ये लागू हो जाएंगी, मतलब देखो बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं, सेक्शन 23 क्लॉज 4 ये कहता है कि ये इनमें से सारी बात तब लागू होंगी, इनमें से वो बात तब लागू होगी जब एलएलपी अग्रीमेंट उस मैटर के बारे में कुछ नहीं कहती। सपोज करो जैसे अगर एलएलपी के अंदर कुछ नहीं लिखा, एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर कि भैया पार्ट सेकंड पॉइंट को लो, अगर एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर ये नहीं लिखा कि भैया जो प्रॉफिट्स आएंगे वो कैसे बटेंगे, तो ये वाला रूल लागू होगा। अगर उसके अंदर ये नहीं लिखा कि अगर पार्टनर ने अपनी पर्सनल लायबिलिटी में अगर अपना पर्सनल पेमेंट किया है, एलएलपी को जो पेमेंट करना था वो उसने पर्सनली पे किया है, तो वो कैसे, मतलब तो कैसे वो क्लेम कर सकता है, करेगा या नहीं करेगा, अगर इस बारे में कुछ नहीं लिखा है एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर, तो ये वाला रूल लागू होगा। अगर मान लो पार्टनर फ्रॉड कर देता है, फोर्थ वाला लो, अगर पार्टनर एलएलपी को फ्रॉड कर देता है, मतलब सॉरी, अगर पार्टनर एलएलपी के अंदर रहता हुआ बिजनेस में फ्रॉड कर देता है, तो वो फ्रॉड के जो उसने फ्रॉड से जो एलएलपी को नुकसान हुआ है उसका पेमेंट करेगा। अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर कि भैया कौन पे करेगा नहीं करेगा, तो ये वाला रूल लागू हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर का एलएलपी अग्रीमेंट में नहीं लिखा कि भैया एलएलपी का मैनेजमेंट कौन संभालेगा, तो एल रूल लग जाएगा कि हर एक पार्टनर संभालेगा। अगर ये एलएलपी के अंदर नहीं लिखा कि भैया रिम्यूनरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो भैया पार्टनर को डिफॉल्ट रूल क्या है, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट में चाहो तो ये लिख सकते हो कि रिम्यूनरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, अगर एग्रीमेंट में लिख देते हो तो वो बात अवेल होगी, और अगर नहीं लिखते हो तो ये वाली बात ऐसे होगी। ऐसे ही सबके अंदर ऐसी है, अगर एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर लिख दिया कि भैया अगर ये वाला पार्टनर ए नाम का पार्टनर कह देगा कि इस व्यक्ति को पार्टनर बनाओ, तो बनाओ, तो वो वाली बात लागू होगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो डिफॉल्ट रूल ये होगा कि कोई भी व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता। मतलब अगर एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर जो मैटर इसके अंदर बताए हैं कि इस मैटर पे ये होगा, इस मैटर पे ये होगा, अगर उस मैटर के ऊपर एग्रीमेंट के अंदर कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये वाले रूल जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बनाए हैं वो वाले रूल लागू होंगे। सीधी सी बात ये है, ठीक है गाइस। तो आज मैंने आपको एक मिनट, आज मैंने आपको सेक्शन 22 और 23 कराए हैं थोड़े ढंग से। वैसे तो क्या होता है, मैंने ऑर्डिनरी देखा जो मतलब कहीं पे भी मैं किसी का नाम नहीं लेता, मतलब ऑर्डिनरी क्या है, फर्स्ट शेड्यूल को कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट शेड्यूल पढ़ाऊँ ताकि आपको क्लियर हो। तो मैंने आपको सेक्शन 22 23 के चारों पॉइंट्स क्लियर करवाए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखना, पर ये बहुत ईजी है, लेकिन नोट्स से जैसा कुछ नहीं है, बस आपको बी एक्ट के अंदर मार्क कर लो मोस्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। जो वर्ड नहीं आ रहे समझ में उन्हें हिंदी में देख लो, और अगर आपको मेरी वीडियो वैसे है तो आप फिर से एक बार रिपीट कर देख लो। और आपसे फिर कह रहा हूँ गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो एलएलपी के एक्ट के अंदर या लॉ से रिलेटेड किसी भी चीज़ के अंदर, या आप चाहते हो कि मैं उस पर लेक्चर पहले बनाऊँ, क्योंकि ये एलएलपी होगा उसके बाद ही मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट पे लेक्चर बनाऊंगा, तो अगर आपको लगता है कि पहले मैं उस पर बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बेझिझक बोलो, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। सो गाइज अब कल हम अपने जो हम पार्ट 11 करेंगे, ये वैसे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो कल अगर आप अपना आज पार्ट 11 है, तो हम कल जब अपना पार्ट 12 करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये सेक्शन 24 बड़ा है, 25 है, फिर मैं आपको ही पढ़ाऊंगा दोनों, और फिर हम अपना चैप्टर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पूरा एलएलपी एक्ट बेयर एक्ट वर्क के हिसाब से खत्म करेंगे। तो गाइज आज का वीडियो बस यहीं तक। सो स्टे सेफ एंड सो मेरी वीडियो को देखना, और कोई डाउट हो तो पक्का बताना, मैं उसको पूरा पक्का सॉल्व करूँगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय बाय।